नमस्ते। आज हम मेवाड़ के इतिहास का भाग 5 देख लेते हैं। ठीक है, चौथे भाग में हमने देखा था कि राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी और मांडलगढ़ में राणा सांगा की समाधि बनी हुई थी। इधर राणा सांगा के मरने के बाद बाबर ने जो है चित्तौड़ पे आक्रमण नहीं किया और वहीं से वो दिल्ली की व्यवस्थाएं संभालने दिल्ली चला गया। अब इधर राणा सांगा के बाद 1528 से लेके 1535 तक, जब तक कि उदय सिंह ने राजकार्य नहीं संभाल दिया था, ये जो कालखंड है ये लगभग 7 साल का काल है। ये मेवाड़ के इतिहास का विद्वेष, हत्या और अवनति का काल रहा। ठीक है, मेवाड़ के सरदारों और गृह कलेश का काल रहा। ठीक है, और भाई ने भाई की यहाँ हत्या की और मेवाड़ के दुर्ग पे 2 बार जो है आक्रमण हुआ इस काल में। कुल मिला के ये काल जो है मेवाड़ के इतिहास का अवनति का काल रहा। ठीक है, अब अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि राणा सांगा की मृत्यु के बाद 1528 में जो है रतन सिंह ये राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, और इसके काल में ये हुआ कि राणा सांगा की जो पत्नी थी बूंदी की हाड़ी रानी कर्मावती, ठीक है, उसने बाबर से सौदेबाजी शुरू कर दी। उसने कहा कि यदि उसके पुत्र विक्रमादित्य को चित्तौड़ दिला दिया जावे तो वो रणथंबोर जो है बाबर को देगी। बातचीत आगे भी बढ़ गई, पर जो है उस समय बाबर की मृत्यु हो गई और वो बात वहीं की वहीं रह गई। ठीक है, तो उधर बाबर की मृत्यु हो गई और इधर रतन सिंह के और इसी वजह से बूंदी के राव सुरजन के बीच के संबंध भी बिगड़ गए। ठीक है ना, सुरजन इसके संबंध भी बिगड़ गए। और लास्ट में क्या हुआ कि 1531 के आसपास ये कहीं शिकार खेलने गए और वहीं जो है आपस में लड़ मरे। तो आपके पहले राजा का जो है इस प्रकार अंत हो गया। इसके मरने के बाद मेवाड़ की गद्दी पे बैठा विक्रमादित्य। ठीक है, ये हाड़ी रानी का लड़का था और राणा सांगा का ही लड़का था और हाड़ी रानी इसको राजा बनाना चाहती थी। अब ये बन भी गया, लेकिन ये रहा 1531 से 35 के बीच में। ठीक है, ये राजा बन भी गया, पर ये निकृष्ट और निकम्मा राजा था। इसको कोई लेना देना नहीं था राजकाज से। इसका ज़्यादातर जो टाइम बीतता वो तमाशबीनों के बीच नाटक दिखाने वाले और पहलवानों की कुश्तियाँ देखता। ऐसा निकम्मा शासक था। इसकी माँ कर्मावती के व्यवहार से जो है मेवाड़ के ज़्यादातर सामंत जो है वो असंतुष्ट हो गए और उन्होंने चित्तौड़ छोड़ना शुरू कर दिया। अब क्या हो गया कि 1533 में गुजरात का शासक था बहादुर शाह। ठीक है, गुजरात का शासक बहादुर शाह, इसने चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया। तो राणा ने क्या किया, उसको रणथंबोर दे दिया और रणथंबोर देकर पहली बार तो इन्होंने चित्तौड़ की रक्षा कर ली। पर इससे बहादुर शाह को लग गया कि मामला जो है वो वाली बात नहीं रही, सांगा और कुंभा वाली बात। अब हम चाहे तो चित्तौड़ पे भी अधिकार जमा सकते हैं। तो 1 साल बाद ही 1534 में वो फिर एक बड़ी सेना लेकर चित्तौड़ पे आक्रमण करने आया। 1534 में फिर आ गया। अब 1534 में आया तो इधर कर्मावती घबरा गई। उधर जो है बाबर की भी मृत्यु हो गई थी और उसका जो लड़का हुमायूं वो दिल्ली के तख्त पे आसीन था। और हुमायूं उस समय जो है इधर उधर डोल ही रहा था। ठीक है ना, तो इसने हुमायूं को राखी भेजी, निमंत्रण भेजा कि चित्तौड़ पे जो है ये बहादुर शाह आक्रमण करने वाला है और
आप जो है हमारी रक्षा करिए। अब हुमायूं जो है शुरू से ही थोड़े से ढीले ढाले स्वभाव का था, कोई काम करना नहीं करना इसके बीच में ही वो फंसा रहता था। वो वहाँ से रवाना भी हो गया और वो मांडू तक भी आ गया, लेकिन उसके बाद जो है उसके जो सरदार, मुस्लिम सरदार थे, उन्होंने उसको सलाह दी कि साहब ये तो राजपूतों का और अपने जाति वाले बहादुर शाह का मामला है, और हमको राजपूतों से क्या लेना देना, हम क्यों हिंदुओं की सहायता करें। तो वो भला आदमी वहीं रुक गया। इस वजह से हम देखते हैं कि चित्तौड़ और दिल्ली सल्तनत के जो संबंध अच्छे बन सकते थे वो बनते बनते रह गए। इधर जो है बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले को घेर लिया, और जब कोई विकल्प नहीं दिखा तो 1534 में चित्तौड़ के इतिहास का सेकंड साका हुआ कर्मावती के नेतृत्व में। लगभग 1300 स्त्रियों ने इस साके में भाग लिया। उधर हुमायूं आयु नहीं था। ये जो चित्तौड़ है साका हो गया। अब फिर केसरिया हुआ प्रतापगढ़ के देवरिया ठाकुर बाघ सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, बाघ सिंह के नेतृत्व में ये युद्ध हुआ और चित्तौड़ की सेना पराजित हो गई। अब ये चित्तौड़ पे अधिकार बहादुर शाह ने इसलिए नहीं किया क्योंकि इधर इसको सूचना मिली कि हुमायूं ने मांडू पे कब्जा कर लिया और हुमायूं रवाना हो गया गुजरात की तरफ। तो तत्काल ये यहाँ से जो बहादुर शाह था ये भागा गुजरात की तरफ। ठीक है, तो चित्तौड़ को इसने ऐसे ही छोड़ दिया। अब इस आक्रमण के बाद बहादुर शाह तो यहाँ से भाग गया। विक्रमादित्य की जो है, विक्रमादित्य एक तरह से अयोग्य सिद्ध हो गया कि ये तो किसी काम का नहीं है। तो इसका फायदा उठा के बनवीर, ठीक है, ये जो है 1535 से 40 मान लो आप, ठीक है, लगभग 5 साल ये इसने राज किया 35-36 से। इसने क्या किया, विक्रमादित्य की सोते हुए की हत्या करवा दी। ठीक है ना। और ये जो था ये अपने को पता है उड़ना पृथ्वीराज था, एक राणा सांगा का भाई, उसकी एक दासी थी, उसका पुत्र था बनवीर। ठीक है ना। इसने विक्रमादित्य को मरा दिया और इसने प्रोग्राम किया कि उदय सिंह जो इसका दूसरा वारिस है गद्दी का, इसको भी जो है मरवा दिया जाए। लेकिन यहाँ जो है अपने को ध्यान में है कि पन्ना धाई जो है उसके सहयोग से उसने अपने पुत्र चंदन को पता दिया कि ये उदय सिंह है, और सोते हुए चंदन और उदय सिंह को इसने बनवीर ने मार दिया। उसको ध्यान में आया नहीं और पन्ना धाई ने जो है उसको यहाँ से निकलवा दिया और ये लोग चले गए कुंभलगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ चले गए और कुंभलगढ़ में ही अब एक चीज़ यहाँ और अपन देख लें कि जैसा अपन देखते हैं कि पत्तलों में छिपाकर और ये बेच दिया गया होगा, तो 1540 में अपने को ध्यान में है कि उदय सिंह जो है वो चित्तौड़ के सिंहासन पे बैठ गया था और लगभग 1540 के आसपास ही जो है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ हो। तो कम से कम उसकी उम्र उस समय 20-22 साल की तो रही होगी, है ना। तो इतना छोटा भी नहीं था ये जितना छोटा अपने को इन कहानियों किस्सों में मिलता है। ठीक है ना। तो आशा देवपुरा यहाँ का किलेदार था कुंभलगढ़ का। इसके यहाँ पन्नाधाई लेके उदय सिंह को चली गई और जो है उदय सिंह उसके बाद 3-4 साल यही रहा। ठीक है। अब जब उदय सिंह को थोड़ी समझ आई और बड़ा हुआ 5 साल के बाद, तो फिर जो है चित्तौड़ के सामंत बनवीर से मुक्त होना चाहते थे। दासी पुत्र था वो और ठीक राजा भी नहीं रहा होगा, तो
उदय सिंह का कुंभलगढ़ में ही राज तिलक कर दिया। ठीक है, इसमें सहयोग किसने किया? मालदेव ने। मालदेव के सहयोग से कुंभलगढ़ में उदय सिंह का राज तिलक कर दिया गया और कुंभलगढ़ और जो है उदय सिंह की शादी जो है अखेराज सोनगुरा की पुत्री से कर दी गई। ठीक है ना, ताकि जो है सामंत संतुष्ट हो जाए कि ये सच्चा वारिस है, ठीक है, मेवाड़ की गद्दी का। अब ये सब लोग यहाँ से निकले और इन्होंने 1540 में मावली के युद्ध में बनवीर को हरा दिया और उदय सिंह जो है यहाँ का चित्तौड़ का राजा बन गया। राजा बनने के बाद इसने अपनी शासन व्यवस्था को थोड़ा सा ठीक किया। उसी समय क्या हुआ, 1543 के आसपास शेरशाह राजस्थान आया था। अपने को ध्यान में गिरी सम्मेल का युद्ध 1544 में हुआ था, मालदेव पे आक्रमण किया था इसने। तो ये चित्तौड़ की तरफ से निकला। तो चित्तौड़ के सामंतों के कहने पर और उदय सिंह ने क्या किया, चित्तौड़ की जो चाबियाँ थी वो शेरशाह के पास भिजवा दी, एक तरह से उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है ना, शेरशाह को भी चित्तौड़ पे उस समय अधिकार करने का या चित्तौड़ आने का उसके पास न तो समय था। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपना प्रतिनिधि ख्वास खां को चित्तौड़ में नियुक्त कर दिया। अब शेरशाह तो यहाँ आया नहीं और ख्वास खां यहाँ आ गया। इजिप्ट शेरशाह के प्रतिनिधि के तौर पे उसने चित्तौड़ में रहना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद सामंतों ने जो है शेरशाह की मृत्यु के बाद इसको भी यहाँ से निकाल भगाया था। ठीक है, अब 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर का स्थापना की। ठीक है, वहाँ महल वगैरह बनाए, उदय सागर झील बनाई और मोती मगरी पे कुछ महलों का इन्होंने निर्माण कराया। एक तरह से उदयपुर का ठीक जगह इनको ठीक लगी और वहाँ बसावट इन्होंने उदय सिंह के काल में शुरू हुई। छोटा नगर पहले रहा होगा, तो अब राजा के प्रतिनिधि और राज दरबार वहाँ लगने लगा तो थोड़ा सा अच्छा हो गया मामला और उदयपुर डेवलप होने लगा। ठीक है, उदयपुर डेवलप होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, उसी समय अकबर नया शासक बना था और अकबर का यह सपना था कि वो विश्व विजेता बने। ठीक है, तो उस हिसाब से राजस्थान के सारे राज्यों को पराजित करना जरूरी था। तो अकबर का यही था कि या तो उसके अधीनता स्वीकार कर लो या उससे युद्ध कर कर अपनी पराजय स्वीकार करो। तो अकबर ने 1568 में चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब जब चित्तौड़ पे आक्रमण किया, अकबर आ गया, तो उस समय उदय सिंह जो है यहाँ से निकलकर चला गया गिरवा की पहाड़ियों में। वैसे एक दृष्टि से देख के तो इसने ठीक किया, क्योंकि इसको पता था कि अकबर से मुकाबला करना चित्तौड़ के बस की बात नहीं है। तो परिवार सहित ये व्यक्ति यहाँ से निकल गया। ठीक है, लेकिन जो है कर्नल टोड को इस कृत्य पे बड़ा गुस्सा आया और उसने यहाँ तक कह दिया कि ये बड़ा कायर और डरपोक किस्म का आदमी है और महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में यही एक आदमी है, ये नहीं होता तो शायद मेवाड़ का इतिहास कुछ और होता। पर हम सब समझते हैं कि अकबर की उस भारी सेना के बीच यदि ये रह भी जाता उदय सिंह या चित्तौड़, तो उससे भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला था नहीं। तो इसने यहाँ से निकल के अपना जो किला है वो अपने सेनापति जयमल और फत्ता, ठीक है, इनको सौंप दिया और खुद जो है निकल गया। इधर जब अकबर को पता चला कि उदय सिंह जो है चित्तौड़ को छोड़ के कहाँ चला गया, गिरवा में, तो उसने हुसैन कुली खां इसको जो है उदय सिंह के पीछे भेजा कि उसको पकड़ के यहाँ हाजिर किया जावे। ठीक है, लेकिन इसका कोई फायदा हुआ नहीं, उदय सिंह पकड़ में नहीं आया। अब घेराबंदी चल रही है। घेराबंदी चलते चलते एक दिन जो है रात को
जयमल वो किले की दीवारों का निरीक्षण कर रहा था और जहाँ छोटी मोटी टूट फूट हो गई थी उनकी मरम्मत करवा रहा था। ये दिन था 24 फरवरी 1568 का। उसी दिन जो है अकबर की एक बंदूक थी, संग्राम बंदूक, और उससे अकबर ने निशाना साधा और सीधी गोली चलाई, वो जयमल को लग गई और जयमल उससे घायल हो गया। जयमल के घायल होने के बाद अगले ही दिन 25 फरवरी 1568 को ये युद्ध हो गया और जो है चित्तौड़ का थर्ड साका फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ। ये थी फत्ता की पत्नी। ठीक है, इसके नेतृत्व में चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ। अब घायल जयसिंह को कल्ला राठौड़ इसने अपने कंधे पे बिठाया और लड़ा सा। इसीलिए जो है कल्ला जी को 4 हाथ वाले देवता का रूप भी माना जाता है। युद्ध का निर्णय क्या निकला वो अपने को पहले ही ध्यान में था। जयमल, फत्ता, कल्ला राठौड़ ये सारे लोग वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर ने जो है किले पे कब्जा कर लिया और उसने गुस्से में दूसरे दिन लगभग 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो जयमल और फत्ता की वीरता से बड़ा प्रभावित हुआ था, इसलिए हाथी पे आरूढ़ इन दोनों की मूर्तियां जो है उसने आगरा के किले के दरवाजे पर लगवाई थी। ठीक है, इनको फिर बाद में औरंगजेब ने तोड़ दिया था, इसने तोड़वा दिया था। और ऐसी जो है जयमल और फत्ता की मूर्तियां जूनागढ़ में भी लगी हुई है। बड़े वीर और पराक्रमी लोग रहे होंगे, है ना। तो ये मामला उदय सिंह के काल का रहा। तीसरा साका भी अपन ने देख लिया और उदय सिंह उसके बाद बीमार रहने लग गया और 1572 में जो है जगमाल अपने बड़े बेटे को राज्य सौंपकर ये मर गया। ठीक है, तो इसके बाद इसने राज्य किसको सौंपा? जगमाल को। प्रताप जो है उसके बड़े भाई थे। ठीक, अब अपन देख लेते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। आ जाते हैं अपन अब अपन आ जाते हैं महाराणा प्रताप पे। इनका जो कार्यकाल रहा वो 1572 से लेके 1597 तक रहा। ठीक है, 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। इनकी माँ का नाम था जयवंता बाई। ठीक है, ये अखीरा सोनगरा की पुत्री थी, ये अपने को ध्यान में है। जब 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हुई तो उसने क्या किया, अपने जगमाल को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। अब जगमाल को उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद जब उदय सिंह की चिता को अग्नि लगाई गई और जब सामंत वापस आ रहे थे तो उन्होंने क्या किया, सामंतों ने जगमाल को राजा मानने से इनकार कर दिया और जो है महाराणा प्रताप की बाँह पकड़कर उनको राज सिंहासन पर बिठा दिया और जगमाल को वहाँ से उतार दिया। जगमाल इस बात से नाराज होकर अकबर के दरबार में चला गया था। इसी प्रकार अपने को पहले ध्यान में है कि शक्ति सिंह भी जो है वो महाराणा प्रताप का भाई था और वो भी जो है अकबर के दरबार में चला गया था। तो इस तरह पहले कोई भी नाराज हो जाता था तो शत्रु सेना के यहाँ जाके मिल जाता था। अब महाराणा प्रताप शुरू से ही जो है वो चित्तौड़ की तलहटी में रहे थे और भीलों से और इनसे इनका अच्छा संपर्क था। ठीक है, सामान्य
व्यवहार के व्यक्ति थे ये, इनमें कोई ज़्यादा राज परिवार वाला या ऐसा कोई दंभ नहीं था, इसलिए इनको प्रेम से जो है कीका, ठीक है, भीलों में छोटे बच्चों को कीका कूका इस प्रकार के शब्दों से बुलाते हैं, तो महाराणा प्रताप भी कीका कहलाते थे, कीका छोटे बच्चों को कहते थे, ठीक है। अब सबसे पहले इनका गोगुंदा में राज तिलक हो गया, उसके बाद विधि विधान से कुंभलगढ़ में फिर से इनका राज तिलक करवाया गया। अब उदय चित्तौड़ जो है वो उदय सिंह के हाथ से जाता रहा, तो उदय सिंह के हाथ से अब मेवाड़ में चित्तौड़, शाहपुरा, भगनौर, रायला, ठीक है, बनेड़ा, ये जो इलाके थे ये मुगलों ने अपने अधीन कर लिए थे, ये अब मेवाड़ का भाग नहीं रहे। अब जो है अकबर की नीति शुरू से यही रही थी कि भी कैसे न कैसे करके सारे लोग जो है उसकी, राजस्थान के लोग उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, रोटी बेटी का रिश्ता कर ले। उसी हिसाब से कछुआओं से उसने अच्छा रिश्ता जोड़ लिया था और उसकी ये अपेक्षा थी कि मेवाड़ के महाराणा जो भी है उसके साथ इस प्रकार का रिश्ता कर ले, ठीक है। तो उसने 1572-73 तक जो है 4 दूत उसने प्रताप को समझाने के लिए भिजवाए। उसमें जो पहला था वो था जलाल खान कोरची, ठीक है। दूसरा जो था वो था मान सिंह, तीसरा जो था वो था भगवंत दास और चौथा था टोडरमल। इनको जो है आप जमा भट्टो नाम से, ठीक है, याद रख सकते हैं। मान सिंह की जो अपने को ध्यान में है, जो चूरमा बाटी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें जो है महाराणा प्रताप इनसे मिलने नहीं आए और उन्होंने अपने लड़के अमर सिंह को भेज दिया था और ये कहलवा दिया था कि भाई प्रताप के पेट में दर्द है, वो यहाँ खाना खाने नहीं आ सकते, इसलिए मैं आया। इसके पीछे ये भावना थी कि जिस राज परिवार ने जो है मुगलों के साथ बेटी का संबंध बना दिया हो, यानी मुगल परिवार में अपनी बेटी की डोली दे दी हो, ऐसे व्यक्ति के साथ महाराणा प्रताप जो है खाना खाना पसंद नहीं करते। फिर जो है मान सिंह वहाँ से नाराज़ हो गया और उसने कहा कि अब जो है प्रताप के पेट की दवा जो है मैं दिल्ली से लेके आता हूँ। तो अमर सिंह थोड़ा जोशीला जवान था, उसने कहा भी अच्छी बात है, अपने फूफा जी को भी लेते आना, ठीक है। फूफा जी कौन हो गया? अकबर। तो इस तरह के मामले चलते रहे मान सिंह और प्रताप के बीच में, इसलिए मान सिंह ही जो है मुगलों का सेनापति बन के आया था। इसी प्रकार भगवंत दास और टोडरमल भी आए, पर इनका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। प्रताप ने मुगलों से संधि वार्ता की किसी भी चीज़ को नकार दिया, ठीक है। अब जब ये सब चीज़ें फेल हो गई तो अकबर के पास एक ही उपचार बचा कि मेवाड़ के राज्य को अपने अधीन कर लिया जाए। उसके लिए युद्ध करना जरूरी हो गया, तो साहब बिसात बिछी और हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, ये 2 डेट मिलती है अपने को। राजस्थान बोर्ड की किताबों में 18 जून भी मिलती है और गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि भाई 21 जून 1576 है। तो अपने को दोनों ध्यान में रहे, 18 जून और 21 जून। ये ज़्यादातर जगह 18 जून ही मिलती है अपने को, ठीक है ना। तो 18 जून 1576 को लड़ाई हुई हल्दी घाटी में। हल्दी घाटी है खमनौर के पास, उदयपुर से जो है, शायद उदयपुर से हम सिरोही जाते हैं तो उदयपुर बाईपास से मुश्किल से कोई 15-17 किलोमीटर दूर है हल्दी घाटी। वहाँ आजकल एक म्यूजियम भी बन गया है बढ़िया, अगर कभी जाए तो अच्छा देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ना तो अब अनिवार्य हो गया था। अब मेवाड़ के सामंतों के सामने यह था मामला कि युद्ध लड़ा कहाँ जावे। कारण क्या था कि मुनोर नेन्सी कहता है
कि अकबर के सेना में तो लगभग थे 40,000 सैनिक और प्रताप के पास थे लगभग 10,000 सैनिक। प्रताप की सैन्य शक्ति कमज़ोर हो गई थी, चित्तौड़ का दुर्ग हार चुके थे, ठीक है, काफ़ी सारे लोग चित्तौड़ में मर गए थे और आय भी कम हो गई थी, क्योंकि ये जो बड़े बड़े परगने थे चित्तौड़गढ़, शाहपुरा और बदनौर और रायला जैसे जो परगने थे ये अब अधिकार में नहीं रह गया, राजस्व भी कम हो गए। तो सामंतों ने यही सलाह दी कि मुगल सेना को मैदान में नहीं लड़के गहरी घाटी में आने दे, हल्दी घाटी में। तो हल्दी घाटी क्या है कि दोनों तरफ से पहाड़ियों से टिकी हुई है। अब जैसे आपके पास 40,000 सेना है, लेकिन इस घाटी में अगर 500 लोग ही घुस सकते हैं तो फिर आपकी 40,000 सेना का कोई काम नहीं रह जाएगा, क्योंकि इधर से भी 500 उधर से भी 500 लड़ेंगे तो यही दो आपस में, ठीक है ना। तो यह आपकी बाकी सेना जो है वो यहाँ रह भी जाएगी। तो तंग रास्ते में घुसने दिए जावे और ऊपर पहाड़ियों से जो अपने भील है, पुंजा भील के नेतृत्व में पत्थरबाजी करते रहे। तो इस तरह का आइडिया सोच के मुगलों को आने दिया इस हल्दी घाटी के तंग रास्ते में। इसीलिए हल्दी घाटी में युद्ध लड़ा इन्होंने। ऐसा का ऐसा इसलिए टोड ने इसको थर्मोपल्ली कहा। ये लगभग 480 ईसा पूर्व में स्पार्टा और फारस इन दो राज्यों के बीच में, स्पार्टा यूनान का हिस्सा है, यूनान में दो कबीले थे मुख्य तरफ से, दो स्पार्टा और एथेंस, ठीक है, इन दोनों की भी आपस में जमती नहीं थी। फारस का जो राजा था जरक्सिस, जिसने आक्रमण किया था यूनान पे, स्पार्टन और एथेंस, स्पार्टन चाहते थे कि भी एथेंस वाले भी हमारे साथ लड़के युद्ध करें, पर उन्होंने ज़्यादा तवज्जो इनको दी नहीं। इसलिए जो है एक राजा था लियोनिडास, ये अपने 300 सैनिकों के साथ, ये आपने एक फिल्म भी आई थी हॉलीवुड 300, बहुत ही अच्छी पिक्चर है, वो हम देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो 300 सैनिकों के साथ इसने जरक्सिस का सामना किया इसी तरह एक तंग रास्ते में, ठीक है ना। अब 300 सैनिक तो कितनी देर तक लड़ते, पर फिर भी इन्होंने काफ़ी टाइम तक रोका रखा। तो इस तरह से थर्मोपल्ली, इसीलिए इसको कर्नल टोड ने कहा। तो सज गया युद्ध का मैदान। अब जो है हम देख लेते हैं, ये राणा और ये अकबर। राणा की सेना का नेतृत्व किया हकीम खां सूर ने और पुंजा भील, ठीक है। हरावल दस्ते की कमान भी हकीम खां सूर के पास थी। हरावल वो दस्ता होता है जो सबसे आगे रहता है, ठीक है। इधर अकबर की सेना का जो नेतृत्व किया वो किया था मान सिंह और इसके साथ था आसफ खां। और फुल फ्लैश सेनापति जो है मान सिंह इस युद्ध में आया, बन के आया साहब, ठीक है। और इसके हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था जगन्नाथ दास ने। भिड़ंत हुई सब। स्थिति ये हो गई कि हरावल दस्ते के हिसाब से राणा के सैनिक जो है मुगलों पे भारी पड़े। मुगल जो है तकरीबन 5 किलोमीटर तक पीछे भग गए था। पीछे से मेहतर खां ये मनसबदार था मुगलों का, ये भी युद्ध में साथ था। मेहतर खां को ये आवाज़ लगानी पड़ी कि सम्राट अकबर जो है सेना के साथ खुद आ गए, तब जाके वो सैनिक रुके और फिर जो है वो वापस आए और फिर उस तराई में युद्ध शुरू हुआ। तो शुरू का आक्रमण तो इतना खतरनाक था। ऊपर से जो भील राजा पुंजा और उसके नेतृत्व में भीलों ने गोफण से और भाले और पत्थर और इससे मुगलों को बेहाल कर दिया था। उस समय एक दुर्घटना घट गई, अपने को ध्यान ही है कि चेतक ने जो व्यक्तिगत वीरता दिखाने के चक्कर में कभी कभी हमारे राणा जो है वो साहब घोड़े से हाथी पे बिठा दिया और हाथी की जो सूंड में तलवार लगी थी उससे घोड़ा जख्मी हो गया। इसलिए जो है महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर जाना पड़ा और झालामान या झालाबीदा उसका नाम है, उसने जो है राजमुकुट को धारण कर लिया। और उसके बाद उसके भी मृत्यु के बाद जो है वो उस युद्ध में मुगल भारी पड़े। लेकिन क्या हुआ, प्रताप को बंदी बनाना या मारना, ये दो ही उद्देश्य थे मान सिंह के।
मान सिंह इन दोनों में असफल रहा और गोगुंदा से लौटते हुए मान सिंह की सेना पर भीलों ने इतने पत्थर बरसाए और इतनी तीरें चलाई कि रात तक उन्होंने डर डर के निकाली। ठीक है ना। इसलिए कुछ विद्वान जो है वो कहते हैं कि भाई महाराणा प्रताप नहीं जीते तो इस युद्ध में अकबर की भी कोई विजय नहीं हुई थी, कारण कि मान सिंह का राज दरबार में आने पर भी रोक लगा दी थी। अब इस युद्ध में एक फारसी इतिहासकार भी था, उसका नाम था बदायूनी। ठीक है, बदायूनी, उसकी किताब है मुंतखब उत तवारीख। ठीक है, इस किताब में जो है इसने इसको घोगुंदा का युद्ध कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध को घोगुंदा का युद्ध कहा है और अबुल फजल ने इसको खमनोर का युद्ध कहा है। तोड़ का अपने को पता ही है, उसने इसको क्या कहा था, थर्मोपल्ली। अब चेतक पे बात चल रही थी कि चेतक जो है घायल हो गया और महाराणा प्रताप को निकाल के ले गया। अब चेतक जो है यहाँ से निकला और बलीचा एक जगह है, वहाँ चेतक का देहावसान हो गया। कहते हैं कि जब महाराणा प्रताप निकला तो उसके पीछे पीछे शक्ति सिंह भी निकल लिया महाराणा प्रताप के पीछे और 2-4 जो है मुगल सैनिक भी उसके पीछे पीछे वहाँ आ गए थे। और जब चेतक की मृत्यु हो गई, खुद राणा प्रताप भी घायल हो गया था, कोलियारी में फिर उसका इलाज हुआ, फिर उसके बाद वो कुंभलगढ़ की तरफ गए। तो उस समय शक्ति सिंह ने है राणा के प्राणों की रक्षा की थी। ठीक है, इसी पे जो है गिरधर आशिया एक कवि है, उसने सगत रासो का भी निर्माण किया था। ठीक, चेतक की मृत्यु हो गई और महाराणा प्रताप भी जो है जंगलों की तरफ पलायन कर गए। जगह जगह उनको मुगल सेना ढूंढ रही थी और इस युद्ध का कोई परिणाम ऐसा निकला नहीं था। इसके बाद 1576 में ये युद्ध हुआ था। 1577, 78 और 79 लगातार ये 3 साल जो है शाहबाज खान 3 बार इसने मेवाड़ पे आक्रमण किया और प्रताप को ढूंढता रहा। पहली बार में इसने कुंभलगढ़ पे आक्रमण किया, उसको जीत लिया, लेकिन वो प्रताप को न तो ढूंढ सका न उसको मार सका। उसी तरह 78, 79 में भी इसने मेवाड़ पे लगातार आक्रमण किए, प्रताप को ढूंढने का प्रयास किया, पर प्रताप पहाड़ियों में गायब हो गया, मिला ही नहीं। प्रताप चला गया पाली की तरफ और पाली में जो है उसको मिले भामाशाह और ताराचंद, ये 2 लोग मिले। भामाशाह और ताराचंद ये मिले इसको चूलिया ग्राम में। ठीक है, चूलिया ग्राम पाली में मिले और इन्होंने प्रताप को दिए 20,000 स्वर्ण मुद्राओं की मदद की। इन 20,000 स्वर्ण मुद्राओं से प्रताप ने वापस जो है सेना इकट्ठी की, साधन इकट्ठे किए और मुगलों के खिलाफ अपने युद्ध को इसने गति दी। उदयपुर पे भी अधिकार कर लिया था मुगलों ने और उसका नाम कर दिया था मुहम्मदाबाद। उदयपुर का नाम बदल के क्या कर दिया, मुहम्मदाबाद। ठीक है, तो 77, 78 और 79 तक अपन ने देख लिया कि ये लगातार शाहबाज का आक्रमण करता रहा 3 बार। 1580 में शाहबाज खां से बैठा नहीं मामला, तो 1580 में रहीमदास जी को भेजा। रहीमदास जी आई और रहीमदास जी के साथ युद्ध हुआ, शेरपुर का युद्ध। शेरपुर में रहीमदास जी ने अपनी छावनी स्थापित की थी और उस छावनी पे प्रताप के छापामार दल ने आक्रमण कर दिया और जो है ऐसा कहते हैं कि रहीमदास जी की बेगमों को और उनको उठा के राणा प्रताप के पास ले आए। राणा प्रताप जो है उससे बड़े गुस्सा हुए और आदर सहित उनको रहीमदास जी के पास वापस भिजवाया। रहीमदास जी वे भी जो है वैसे भी कवि हृदय व्यक्ति थे। ठीक है, तो रहीमदास जी का भी हो गया काम।
अब उसके बाद मेवाड़ की जो मैराथन का युद्ध है वो 1582 का जो युद्ध है, दिवेर का युद्ध, मैराथन का युद्ध, ठीक है। कर्नल टोड ने इसको मैराथन का युद्ध कहा। टोड ने इसको मैराथन का युद्ध क्यों कहा? एक्चुअली मैराथन का युद्ध भी वही यूनान और फारस के बीच हुआ था। इस समय स्पार्टा की जगह लड़े थे एथेंस, ठीक है, और फारसी लड़े थे इसमें। और ये जो है इस युद्ध के बाद यूनान का भाग्योदय हुआ। ये युद्ध जो है यूनानी जीत गए थे। इस युद्ध के बाद यूनान का भाग्योदय हुआ और दिवेर के युद्ध के बाद भी जो है मेवाड़ में प्रताप का भाग्योदय हुआ या मेवाड़ का भाग्योदय हुआ, ठीक है। 1582 का ये युद्ध, इसीलिए इसको जो है मैराथन का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में सुल्तान खां, ये अकबर का सेनापति रहा। कुछ किताबों में तो लिखा है कि अमर सिंह ने ऐसा जोर से भाला फेंका कि वो उसके सिर में, छाती में और घोड़े सहित जो है घोड़े को भी चीरता हुआ ज़मीन में गिर गया, मतलब ज़मीन में धंस गया। कुल मिला के बातों की बात यह है कि इस युद्ध में अमर सिंह ने जो है अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया, ठीक है। तो ये युद्ध किसके नाम रहा? ये युद्ध रहा अमर सिंह के नाम, और इससे जो है अमर सिंह की ख्याति बढ़ी सा, ठीक है ना। अब 1582 के बाद अकबर का जो ध्यान है वो लग गया पश्चिमोत्तर सीमा की तरफ, ठीक है। पश्चिमोत्तर सीमा, तो अकबर 1586 में चला गया लाहौर, ठीक। और जो है 1586 के बाद वो 1585 के बाद वो वही रहा। इसलिए 1585 से लेकर 1597 तक का जो है वो अकबर, वो मुग़ल और मेवाड़ के बीच में एक अघोषित संधि सी रही। उसके बाद मुग़लों ने मेवाड़ में इंटरफेयर करना बंद कर दिया, ठीक है, क्योंकि न तो वो महाराणा प्रताप को पकड़ पा रहे थे, न उसका कुछ युद्ध का कोई नतीजा निकल पा रहा था, और उधर जो है अकबर अपनी पश्चिमोत्तर सीमा के साथ बिजी हो गया। तो इस वजह से ये काल जो है ये वापस मेवाड़ का एक स्थायित्व का काल है, और मेवाड़ की बेचारी जनता को भी लूट माट और आगजनी और युद्धों से थोड़ी सी राहत इस काल में मिली। तो 1585 से 1615 तक चावंड जो है वो मेवाड़ की राजधानी टाइप ही रही, ठीक। महाराणा प्रताप चावंड शिफ्ट हो गए और चावंड में इन्होंने महलों का निर्माण करवाया, ठीक है ना। एक्चुअली चावंड जो है किसी लूणा चावंडिया के अधिकार में था, उसको हराकर राणा प्रताप ने इसको अपने अधिकार में कर लिया। यहाँ बढ़िया इन्होंने महल, जलाशय और राजभवनों का अच्छा निर्माण करवाया। यही जो है अपने को चित्रकला में भी एक रागमाला सेट जो है वो चित्रित हुआ यहाँ निसारुद्दीन के नेतृत्व में, ठीक है। नसीरुद्दीन भी नाम आता है कहीं कहीं, ठीक है ना। तो इसका चित्रण भी इस काल में यही हुआ था, ठीक है ना। अब जो है यहीं पे 1597 को, ठीक है, 1597 साल में लगभग 13 जनवरी, ठीक है, 13 जनवरी 1597 को प्रताप का देहावसान हो गया। कहते हैं कि ये उस समय किसी धनुष पे प्रत्यंतिया चढ़ा रहे थे और शायद वो प्रत्यंतिया टूट गई, उसकी वजह से प्रताप जो है जख्मी हो गए। और शरीर तो वैसे भी इनका स्वस्थ रहता नहीं था, क्योंकि इतने सारे युद्धों के बाद और मानसिक और शारीरिक समस्याएं व्यक्ति की बढ़ी जाता है। तो इस प्रकार ये जो बहादुर आदमी था मेवाड़ का लगभग ऐसा अंतिम व्यक्ति जिसने मुग़लों के साथ इस तरह का युद्ध किया हो या आजीवन मुग़लों के मुग़लों की जो है अधीनता इसने स्वीकार नहीं की, अपनी स्वतंत्रता के लिए ये व्यक्ति लड़ता रहा, ठीक है। और बारडोली में जो है इनकी छतरी बनी हुई है। 1585 के बाद धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने
एक तो केवल चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़, इन दोनों को छोड़ के शेष लगभग मेवाड़ पे इन्होंने वापस कब्जा कर लिया था। तो इनके अधिकार में कौन कौन से दुर्ग नहीं आए थे? एक तो चित्तौड़, ठीक है, और एक मांडलगढ़। इन दोनों को छोड़ दें तो लगभग पूरे मेवाड़ पे जो है राणा प्रताप ने वापस अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो ये महाराणा प्रताप अपन ने देख लिया। अब आगे वाले भाग में अपन अमर सिंह से शुरू कर देंगे।